Good morning. Welcome again to all of you. Okay, again, theme number third that is going on and would continue up to more days. Now listen carefully and try to comprehend, understand the sum up, details and everything. So you are required, you are claimed to focus your attention on each and every line and try to understand and read between the lines. Page number 61. 61, I have explained you up to army. So first of all, empire. ये थ्री इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं. नंबर वन है आपका एम्पायर, नंबर टू पे आता है आपका सीनेट और नंबर थर्ड पे आती है आर्मी. आर्मी के बारे में आपने सुना था कि आर्मी को इतने पावर थे क्योंकि आर्मी ही रक्षा कर सकती थी, यही डिफेंड करती थी, यही राजा को राजा बना के रखती थी उसके सिंहासन पे, उसकी थ्रोन पर अपने शहनशाह को. तो इसको फुल पावर थे और इस हद तक इसके पावर बढ़ गए थे और इनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी जो आपने सुना है 6 लाख, मोर देन 6 लाख, 6 लाख सैनिक थे. ठीक है, उनका जनरल होता था, सेनापति होता था, कर्नल होते थे, ये सारे अधिकारी. और कभी कभी इनमें आपस में फैक्शन हो जाया करते थे. फैक्शन कहते हैं धड़े, डिवाइड हो जाते थे अपनी सैलरी के लिए. ये एजिटेट करते थे एम्परर के अगेंस्ट, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट. और ये एजिटेशन इस हद तक बढ़ जाता था, ये आंदोलन इतना बढ़ जाता था कि ये एक विद्रोह का रूप ले लिया, एक क्रांति के रूप ले लिया करता था. और ये इस हद तक उग्र हो जाया करते थे, रिवोल्ट हो जाया करते थे. कौन लोग? ये आर्मी के लोग, ये अपने जनरल के अगेंस्ट, अपने एम्परर के अगेंस्ट ये हो जाया करते थे और अपनी डिमांड्स को मनवाया करते थे. और इसके लिए ये कुछ भी कर सकते थे. इससे क्या होता था, जो सीनेट था, सीनेट की जो पावर्स थे, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनको भी हर्ट होता था, उनको भी नुकसान पहुंचता था. जिससे जो सीनेट थी इनके पावर से डरने लगी थी, आर्मी के पावर से डरने लगी थी और इनसे अंदर ही अंदर नफरत करती थी, हेट करती थी. एक बार इसमें बताया गया कि इस तरह से ये बताया, आप पढ़ेंगे हम इससे. यहाँ पेज नंबर 61 है, इसको हम करते हैं कोशिश. तो सम अप, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो क्या हुआ, द एम्पर, जो इसमें एम्पर, द एरिस्टोक्रेसी और द आर्मी. द एम्पर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी, ये तीनों के तीनों जो इंस्टीट्यूशंस थी रोमन एम्पायर की, जो स्तंभ थे, जो पिलर थे, ठीक है, वर द थ्री मैन प्लेयर्स. ये तीन मुख्य खिलाड़ी थे. थ्री प्लेयर्स कहा जाता है इनको. रोमन एम्पायर को इतना एक्सटेंड करने में, इतना वास्ट एंड बिग करने में इनका रोल था और इतनी सारी विक्ट्रीज को गेन करने में, उनको बैक करने में इनका रोल था, इन तीनों का. एम्पायर, एरिस्टोक्रेटिक मतलब मेंबर्स ऑफ द सीनेट, एंड आर्मी. इसको आप ध्यान रखिए कि थ्री प्लेयर्स माने जाते हैं रोमन एम्पायर को इतना बड़ा करने में और इतने टाइम तक उसको लास्ट करने में या उसको चलाने में. इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर, यानी एम्पायर की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें इन तीन का नाम टॉप पर है. इसके बाद आता है द सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल एम्पायर डिपेंडेंट ऑन देयर कंट्रोल ऑफ द आर्मी. आप देखिए इतने सारे 7 सेंचुरीज में लगभग ये फैला हुआ एम्पायर 700 साल तक. जैसे आपके इंडिया के अंदर मुगल पीरियड और सल्तनत पीरियड कितना चला पता है आपको? 800 तक चला. 800 साल तक इन दोनों लोगों ने राज किया. इस तरह से रोमन एम्पायर अकेले ने 6 to 7 सेंचुरीज में तक इन्होंने रूल किया. और इस पीरियड में अलग अलग तरह के राजा, महाराजा, शहनशाह, एम्पायर आए और हर एक का अपना मेथड था, पॉलिसी हुआ करती थी, प्लानिंग होती थी गवर्नमेंट को रन करने की, गवर्नमेंट कराने. इसमें कुछ बदनाम भी हो गए, इसमें कुछ नोटोरियस भी हो गए, डिफेम भी हो गए और कुछ लोगों ने बहुत नाम भी किया. सब तरह के लोग थे. जैसे मुगल पीरियड में, सल्तनत पीरियड में, है ना, मुगल पीरियड में अकबर का नाम टॉप पर आता है. ठीक है, औरों का नहीं आता. औरंगजेब का किस तरह ना, मतलब एक बैड नेम के रूप में लिया जाता है उस टाइम. इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ.
हंड्रेड्स ऑफ एम्परर्स आए और किसी ने शानदार काम किया, जैसे ऑगस्टस का नाम आता है, शानदार वर्क हुआ है, स्प्लेंडिड जॉब किया है इसने अपने रूलिंग पीरियड के अंदर। इसी तरह से जो जैसा आया उसने वैसा काम किया। एम्परर्स डिपेंडेड ऑन देयर कंट्रोल ऑफ द आर्मी, मतलब हर राजा हर शहंशाह अपनी आर्मी पे, उसका मेन चीज की आर्मी पे उसका कंट्रोल कैसा है। अगर कंट्रोल पूरी तरह से अच्छा होता था तो वो राजा अच्छे ढंग से राज करता था, अगर नहीं कर पाता था तो उस शहंशाह को, एम्परर को एबडक्ट होना पड़ता था, सिंहासन से उतरना पड़ता और नेक्स्ट एम्परर को बिठाया जाता था। इस तरह से अनरेस्ट या रेस्ट या स्टेबिलिटी एम्पररशिप में ये डिपेंड करती थी राजा की पॉलिसी पर, राजा की जो पकड़ थी उस पर होल्ड हुआ करता था, किस पर, आर्मी के ऊपर, उस पर डिपेंड होती थी, जैसा कि आज भी है पॉलिटिक्स को लेकर। इसके बाद आता है डिपेंडेड अपॉन द ओकेज एंड व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड, और जब ये आर्मीज था, व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड द रिजल्ट यूजुअली वाज सिविल वॉर। जब आर्मी खुद, जब आर्मी कंट्रोल में नहीं रहती थी किसी एम्परर के, किसी इनकैपेबल एम्परर के, तो आर्मी खुद डिवाइड हो जाया करती थी, वो अपने जनरल के, कर्नल के अगेंस्ट हो जाया करती थी, एम्परर के अगेंस्ट, और आपस में फैक्ट बना के, फैक्शन बना के, धड़े बनाकर आपस में लड़ते थे और शहंशाह को उतार दिया करते थे, वहां के एम्परर को। इस तरह से हुआ करता था। इसमें रैंक फॉर कंपनीज इसमें आता है, हम यहां से ले रहे हैं इसको आगे। द 2 centuries were on the whole free from civil war। हाँ, फर्स्ट सेंचुरीज ऐसी रही हैं जो शांति के लिए प्रसिद्ध है, पीस के लिए, हर तरफ पीस, शांति, राम से कहते हैं ना, राम राज्य। फर्स्ट 2.5 लगभग 2-2.5 सेंचुरीज रोमन एम्पायर की बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रही है, और इसमें जो भी रूलर आए ये क्रेडिट उनको जाता है, जिसमें ऑगस्टस नाम की जो और भी इसमें रूलर थे उनका नाम इसमें लिया जाता है। इसके बाद आता है देयर कम्स आफ्टर द सिविल वॉर, और फिर वहां पर उसमें सिविल वॉर कहते हैं, गृह युद्ध अपने कंट्री के अंदर आपस में जो लड़ते थे वो सिविल वॉर कहलाते हैं। इस तरह से सिविल वॉर हुआ करता था। इस तरह हाँ, इस तरह से सक्सेशन तो, और इस तरह सक्सेशन, उत्तराधिकारी, सिंहासन पर कौन बैठेगा, कौन बनेगा नेक्स्ट, क्राउन कौन पहनेगा, उसके लिए आपस में ये लोग सिविल वॉर करते थे, अक्सर होते थे। ये बेस हुआ करता था, मतलब सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये डिपेंड करता था बेस्ड ऑन फैमिली डिसेंट पर, फैमिली का वंश, कौन सी फैमिली अब तक राज करती आ रही है, किसमें कैपेबिलिटी है, किसमें कैपेसिटी है, वही राज करता था। इसके बाद आता है आइदर नेचुरल और एडेप्टिव। अच्छा, राज करने में क्या होता था, जिसका अपना बेटा है, जिसकी अपनी औलाद है, वो कहलाती थी नेचुरल, वो कहलाता है नेचुरल हायर या नेचुरल सक्सेसर। और अगर उसका बेटा भी है, पुत्र भी है, और अगर वो इनकैपेबल है, इनएफिशिएंट है, तो क्या होता था, फिर वो एडप्ट, किसी के बेटे को एडप्ट करता था, गोद लेता था और उसको अपना सिंहासन, अपना राजकाज हैंड ओवर करता था, उसे कहते हैं एडप्टिव। ऐसा भी हुआ है। जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने, क्या एग्जाम्पल दिया है, टिबर्टस नाम के एक एम्परर हुए हैं, 114 to 37, इस पीरियड में रहे हैं ये, करीब 22 ईयर्स, 22 साल के आसपास इन्होंने रूल किया है। द सेकंड इन द लॉन्ग रन ऑफ द रोमन एम्पायर्स में सेकंड नंबर के आते हैं ये, टिबर्टस नाम के। वाज नॉट द नेचुरल, ये ऑगस्टस के नेचुरल, उनके अपने बेटे नहीं थे। ही वाज नॉट हिज ओन सन बट ही वाज एडप्टेड फ्रॉम समवन एल्स। ठीक है, उन्होंने राज किया। द रूलर हु फाउंडेड द प्रिंसिपेट, ये वो रूलर था जिसने प्रिंसिपेट को, कौन, ऑगस्टस, ये प्रिंसिपेट के फाउंडर रहे हैं, ये रिजीम के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। और बट ऑगस्टस एडप्टेड हिम टू एंश्योर ए स्मूथ ट्रांजिशन, एक अच्छे राजकाज को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इसका चयन किया था
गोद लिए हुए बेटे का, जिसका नाम था ट्यूबर, हाँ टाइबर, ट्यूबरिस, TIBER, टाइबियस यह नाम था। तो इन्होंने रूल किया अगस्त इस सेंचुरी में, इस पीरियड में। अब ये लास्ट आता है आपका, इसमें देखते हैं हम। एक्सटर्नल वॉरफेयर वाज आल्सो मच लेस कंटिन्यूस इन द फर्स्ट सेंचुरी। अब ये बताता है कि फर्स्ट सेंचुरीज ऐसी सेंचुरी थी जब पीस, जब शांति के लिए जानी जाती है। इन दो सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरीज में रोमन एम्पायर में लड़ाई झगड़े बहुत कम हुए, बाहरी आक्रमण बहुत कम देखे गए। एक्सटर्नल वॉरफेयर, किसी ने हमला नहीं किया, शांतिपूर्ण माने जाते हैं। द एम्परर इनहेरिटेड बाय टिबेरियस, ये टिबेरियस है, ये एम्परर जो टिबेरियस के हाथों में था और इसमें ऑगस्टस के हाथ से लिया था, वाज ऑलरेडी, सब ये पहले से ही बहुत बड़ा था। मतलब टिबेरियस के हाथ में जब एम्परर हैंड ओवर हुआ, जब सत्ता इसके हाथ में आई, तो ये जो रोमन एम्पायर था ये बहुत बिग था, बहुत बड़ा था, इसको संभालना मुश्किल था। तो इसलिए इसको और आगे बढ़ाने की, एक्सटेंशन की आवश्यकता महसूस ही नहीं की गई। इसलिए जैसा था वैसा ही रहा और अननेसेसरी करा है ना, फेल टू बी अननेसेसरी, है ना। आगे इन्होंने और एक्सटेंशन नहीं किया। इनफैक्ट वास्तव में ऑगस्टस का दौर, उसका जमाना इज रिमेम्बर्ड फॉर द पीस। वो ऑगस्टस का जो पीरियड था वो जाना जाता है शांति के। ऑगस्टस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस टाइप से चले, शांति के लिए जाना जाता है। और इन द इस डिकेड में इंटरनल स्ट्राइक, आंतरिक झगड़े इस टाइप कुछ भी नहीं हुए, ना कोई वॉर हुआ, ना कोई सिविल वॉर हुआ। तो ये फर्स्ट सेंचुरी जो है शांति पीरियड के लिए जाना जाता है। तो ओनली मेजर कैंपेन ऑफ द एक्सपेंशन, एक बड़ा अभियान चलाया था विस्तार का, अपने राज्य को और बढ़ाने का। वो किसके दौर में हुआ था? अर्ली एम्पायर वाज ट्रेजन, उसका नाम था ट्रेजन। ये अर्ली एम्पायर, स्टार्टिंग में जो एम्पायर था ट्रेजन नाम के आते हैं। और ये अपने कैंपेन को मूव करते करते कहां तक पहुंच गए थे? जो मेसोपोटामिया की जो रिवर है यूफ्रेट्स, वहां तक पहुंच गए। और वहां से इनका इंटेंशन था कि मैं इंडिया को जाकर टच करूं। लेकिन कुछ टाइम बाद इनके जो सक्सेसर थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे, वो उन्होंने इस चीज को आगे नहीं बढ़ाया, सक्सेसर ने, और उन्होंने उसके इरादे को, इंटेंशन को आगे नहीं बढ़ाया। मतलब वो आगे नहीं गए। अदरवाइज इनका इंटेंशन था इस ट्रेजन का कि ये इंडिया तक जाकर उसकी सीमा को छू ले और वहां जाके राज करे। इसके बाद आता है पेज नंबर 62, पेज नंबर 62। इस पे देखिए आप, मच मोर कैरेक्टरिस्टिक्स वाज द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल। अब देखिए, अब 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी पास हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है इसमें। अब डायरेक्ट रूल, सीधा शासन करने का ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अलग अलग सम्राट की अलग अलग, हर एम्पायर की अलग पॉलिसी होती है, प्लानिंग होती है। डायरेक्ट रूल किया जाए। अब तक क्या था, बहुत सारे से इलाके थे ईस्ट में, ईस्ट खासतौर से ईरान के आसपास के, जैसे लेबनान है, सीरिया है, ठीक है, ये नाम आते हैं, फिलिस्तीन है। ये वो एरिया है जो ईस्ट पार्ट में आते हैं। ये वो एरिया थे जो इंडिपेंडेंट थे तो किसके थे? ये इसी में इंक्लूड थे, ये रोमन एम्पायर के अंडर में आते थे, लेकिन इनको फुल फ्लेश कर रखा था, इनको पूरे अधिकार दे रखे थे। लेकिन वो अधिकार किसने दिए थे? रोमन ने दिए थे कि तुम आजाद हो, अपनी सेना खुद बना सकते हो, हमें जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारी सेना की, आर्मी के, हम तुम्हें कॉल कर देंगे, तुम हमारे लिए लड़ना। एक तरह से ये उनके क्या थे? कस्टमर थे, क्लाइंट थे, जो कह सकते हैं आप, क्लाइंट थे, क्योंकि काफी दूर थे। और जैसे औरंगजेब, आप पढ़ते हैं इंडिया में कि औरंगजेब का पूरे ऑल ओवर इंडिया पे रूल था, लेकिन औरंगजेब अकेला था, ठीक है, एम्परर था वो। साउथ में वो हर स्टेट के ऊपर रूल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बहुत सारे स्टेट को क्या कर दिया था, वहां का जो राजा था ना, उसी को दे दिया। और उससे कहा था कि भाई कुछ परसेंट
जो टैक्स है वो हमको दिल्ली में आप भेजते रहना, और जब कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे काम आ जाए, तो उनको इसका वही की वही सिस्टम यहाँ पर डायरेक्ट रूल। अब इन सब जितने भी आपके प्रोविंसेज हैं, जो स्टेट हैं रोमन के, उनको अब क्या किया जा रहा है, कंसोलिडेट किया जा रहा है और उन पर टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि इनकम को एनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे जो एम्परर है वो और प्रोग्रेस करे, प्रोग्रेसिव बने, ठीक है, विस्तार उसको करने। इसके करने के लिए हमें डायरेक्ट रूल, इस सब पर राज एक समान हो, डायरेक्ट रूल आते हैं। इसमें आता है दिस वाज ए कंप्लीट बाय द एब्जॉर्बिंग होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम। डिपेंडेंट जैसे मैंने नाम बताया, वो डिपेंडेंट किंगडम्स, वो किंगडम जो डिपेंड थे रोमन एम्पायर पे, लेकिन कुछ हद तक वो आजाद भी थे, इंडिपेंडेंट भी थे, वो मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे सीरिया बताया, इसमें सीरिया है, लेबनान है, इनके नाम आते हैं। तो इनको उन्होंने अपने डायरेक्ट अंडर में करना चाहा और किया। रोमन प्रोविंसेस टेरिटरी, द नियर ईस्ट। अब नियर ईस्ट एक स्पेशल यहाँ पर एक टर्म है, द नियर ईस्ट। ये क्या है, ये ईस्ट पार्ट ऑफ, एक्सट्रीम ईस्ट पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, जब बिल्कुल वहां के स्टेट डिपेंडेंट थे, जैसे सीरिया है, लेबनान है, ये नाम जो आपके सामने आ रहे हैं, फिलिस्तीन है, ये नियर ईस्ट में आते हैं। इनको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लिया वहां के एम्परर ने। नियर ईस्ट वाज फुल ऑफ सच किंग, इस तरह के किंगडम जो था वो नियर ईस्ट में बहुत सारे ऐसे किंगडम थे जो डिपेंडेंट थे, लेकिन वो कुछ हद तक ऑटोनोमस थे। बट बाय द अर्ली सेकेंड सेंचुरी, नहीं सेकेंड सेंचुरी के अर्ली में, स्टार्टिंग में क्या हुआ, अबाउट विच ले वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट्स रोमन टेरिटरी हैड डिसअपियर्ड एंड जी, यूफ्रेट्स के वेस्ट में, यूफ्रेट्स रिवर, नियर ईस्ट में यूफ्रेट रिवर भी आती है, और यूफ्रेट रिवर जो मेसोपोटामिया में है, जो नियर ईस्ट में लाई करती है, इसके वेस्ट में जो डिपेंडेंट स्टेट थे, ये प्रोविंस थे, ठीक है ना, वो उन पर अब डायरेक्ट कंट्रोल इसका हो जाएगा। और ये हाँ, इनको दे आर स्वॉलोड बाय द प्रीवियस एम्परर ऑफ रोमा, इनको निगल लिया गया था, इनको एब्जॉर्ब कर लिया गया था पहले ही। क्यों कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिच थे, दे आर रिच इन मिनरल, पर्टिकुलरली इन गोल्ड। ऐसा कहा जाता है कि 1,25,000 kg गोल्ड, 1,25,000 kg किलो सोना यहां से निकला था, और वो रोमन एम्पायर ने उस पर कब्जा कर लिया था, इनके प्रीवियस राजाओं ने। तो ये इतने रिच थे ये, तो ये वो जगहें थी जिनको पहले से ही वहां के लोगों ने वो कर लिया था, लेकिन अब इनको सिस्टमेटिकली टैक्स लगाने के लिए और चीजों के लिए, इन पर डायरेक्ट रूल करने के लिए इनको कंसोलिडेट किया जा रहा है, इनको एक किया जा रहा है, इनको यूनाइट किया जा रहा है। यहाँ पूरा हिसाब लिखा हुआ है, कितना सोना, कितने, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, हेरोड किंगडम, जिसका नाम आता है हेरोड की जो किंगडम थी वो इतनी मालामाल थी, इस पर निगाह उनकी ऑलरेडी थी, और वो इसको पहले से ही ले चुके थे, अब इसको उन्होंने इसमें शामिल कर लिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट ये पेज नंबर 61 का हाफ हुआ है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। नंबर 1 है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ रिपब्लिक, गिव एक्सटेंट ऑफ रोमन एम्पायर, नेम द हार्ट ऑफ द एम्पायर। लास्ट है आपका, विच पीरियड इन रोमन एम्पायर इज रिगार्डेड वाटरशेड। वाटरशेड का मीनिंग होता है टर्निंग पॉइंट। ये 3 क्वेश्चन अपनी आंसर बुक में आप कर लें। थैंक यू सो मच।